ओके जी। तो आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स और रेफरेंसेस के बारे में। डू यू नो एनी बिट अबाउट पॉइंटर्स? आप पॉइंटर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? Sorry, sir. ओके। अच्छा, अब बेसिकली व्हाट इज़ अ पॉइंटर? पॉइंटर एक आम वेरिएबल की तरह वेरिएबल ही होता है। जैसे आप इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो पॉइंटर भी इसी तरीके से एक वेरिएबल ही होता है। Like normal variables, pointer occupies space and has an address in memory. आम वेरिएबल की तरह पॉइंटर भी मेमोरी के अंदर जगह लेता है और उसका कोई एड्रेस भी होता है उस जगह का। और अनलाइक नॉर्मल वेरिएबल्स, पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस। और नॉर्मल वेरिएबल से जो इसमें बात मुख्तलिफ है वो ये है कि ये वैल्यूज़ की बजाय एड्रेसेस को स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे आप अगर इस डायग्राम को देखें तो सपोज़ ये मेमोरी एड्रेसेस हैं। ये मेमोरी एड्रेस है 0x101। यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल हमने स्टोर किया हुआ है, एंड पॉइंटर एट एड्रेस 0x101 कंटेन्स वैल्यू 0x558। तो यहाँ इसने जो वैल्यू स्टोर की हुई है वो कोई आम वैल्यू नहीं बल्कि मेमोरी ही का एड्रेस है। और अगर आप इस एड्रेस पे जाएं 558 पे, तो 558 पे फिर कोई और ज़ाहिर है जो वैल्यू है वो कोई हो सकती है। सो जो पॉइंटर है बेसिकली वो स्टोर करता है मेमोरी के अंदर किसी जगह का एड्रेस। वो किसी वेरिएबल का एड्रेस हो सकता है इन जनरल। सो पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन। ओके। 0x के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप हेक्सा वैल्यूज़ को डील कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम ये लिखते हैं, राइट? और उसके अंदर जो वैल्यूज़ अकोमोडेट होती हैं वो 0 to 9 और फिर A to Z, सॉरी A, इट्स नॉट A to Z, इट्स A to F। और हर हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो 4 बाइनरी डिजिट्स पे मुश्तमिल होती है। सो इसका मतलब है अगर हम 101 को बाइनरी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 101 जो कि हेक्सा वैल्यू है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बनेगा? कैन समवन टेल? आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं हर एक वैल्यू को 4 बिट्स देकर। सो 1 को 4 बिट्स देंगे, सो दैट विल बी इन बाइनरी 0001। फिर उसके बाद 0 है तो 0 के लिए 4 ज़ीरोज़ ही आ जाएंगे, और फिर आखिर में फिर 1 है तो उसके लिए भी 0001 ही आएगा। इसी तरीके से ज़रा 558 की बाइनरी इक्विवेलेंट बताइए क्या होगी? फाइव का बाइनरी क्या होगा? 5 का binary, sir. 101. क्यों जी, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? सो अगर हम 4 बिट्स में करें तो इट विल बी 0101, राइट? और 5 दोबारा है तो 0101, और फिर 8 है तो 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1000 बनेगा, राइट? सो दैट वाज जस्ट एन असाइड। सो पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका क्या है कि आप जिस टाइप की वैल्यू को पॉइंट करना चाहते हैं वो डेटा टाइप यहाँ मेंशन करेंगे, फिर एक स्टार लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम चूज़ करेंगे और फिर आप ऑप्शनली उसे इनिशियलाइज कर देंगे। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड टू. This is pointer classifier that declares that what you are declaring is actually a pointer, not a normal variable. This is the name of the variable and this is the optional initialization. और आप जानते हैं कि इनिशलाइज हम आम तौर पे जंक वैल्यूज़ को, गार्बेज वैल्यूज़ को अवॉइड करने के लिए करते हैं। सो अगर आपको एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना हो तो आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं इंट, बिकॉज आप इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट करना चाहते हैं तो डेटा टाइप आप इंट रखेंगे, फिर आप स्टार लिखेंगे और फिर आप वेरिएबल का नाम रखेंगे। हमने वेरिएबल का नाम इंट पॉइंटर रखा है और उसको नल से इनिशियलाइज कर दिया। तो आमतौर पे अगर आप पॉइंटर को आपको शुरू में कोई वैल्यू और नहीं देनी तो बेहतर ये है कि आप उसे नल से इनिशियलाइज कर दें। नल इज़ अ की वर्ड इन
C++, जिसको हम चेक कर सकते हैं कि क्या पॉइंटर वैलिड है या नहीं है. अगर वो नल है तो वो वैलिड नहीं होगा, अदरवाइज वी विल कंसिडर दैट द पॉइंटर इज वैलिड. ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनिंग द एड्रेस. वेरिएबल्स आप जानते हैं कि हम डेटा को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम्स के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर और किसी वेरिएबल की वैल्यू जाननी हो तो हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है. लेकिन अगर हम वैल्यू की बजाय उसका एड्रेस जानना चाहें तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका भी बहुत सादा है. हम रेफरेंस या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें उसका एड्रेस मिल जाता है, विच इज़ एम्परसेंड साइन. तो हम इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट. सो अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखें तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज, जिसको इनिशलाइज कर दिया 30 से. फिर आपने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया पाई, जिसको 3.1416 से इनिशलाइज कर दिया. और अब आप यहाँ देखें तो इंटीजर एज इज़ लोकेटेड एट, अगर आप सिर्फ एज लिखेंगे तो वैल्यू आएगी, अगर आप एंड एज लिखेंगे तो इसका एड्रेस आ जाएगा. इसी तरीके से आप पाई का एड्रेस अगर मालूम करना चाहते हैं तो एंड पाई लिखेंगे, यू विल गेट द एड्रेस ऑफ पाई इन दिस केस. So using the ampersand before the variable name gives us the address of that variable and not the value. So हम इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. So here it is. So you see, integer age is located at this address and integer double pi is located at this address. यहाँ in fact हमने 0x लिखा हुआ है. We can avoid writing it because 0x is automatically inserted there to avoid doubling. For addresses you always usually get the hexadecimal notation. अच्छा, आप इस एड्रेस को देख के बता सकते हैं कि ये एड्रेस जो है इसका साइज़ क्या है, इसमें बिट्स या बाइट्स कितनी हैं? प्यारे बच्चों, सर 4 बाइट है. ये कितनी बाइट्स है? बाइट सर 4 है जी. हर हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होती है वो कितनी बिट्स लेती है? 4 सर. 4. इसमें कितनी है फिर यहाँ पे वैल्यूज़, हेक्सा वैल्यूज़ कितनी है इसमें? कल तक गिन लेंगे. सर 12 हैं. तो अगर 12 हैं तो इसमें बिट्स कितनी हुई फिर? 48 बिट्स हुई फिर, क्योंकि हर वैल्यू 4 बिट्स में आती है. तो 12 अगर वैल्यूज़ है तो ये 48 बिट्स में आएंगी. तो अपेरेंटली हम ये कह सकते हैं कि ये एड्रेस 48 बिट्स का है. असल में ये एड्रेस 64 बिट्स का है. 64 बिट मशीन्स पे एड्रेसेस 64 बिट्स के होते हैं, 32 बिट पे 32 बिट्स के होते हैं. लेकिन जो 64 बिट मशीन्स हैं उस पर पूरी 64 यूज़ नहीं करनी पड़ती हमें. आमतौर पे 48 बिट्स ही इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए. बट इट एक्चुअली इज़ अ 64 बिट एड्रेस, बट करंटली यू सी ओनली 48 बिट्स हियर.
सिमिलरली अगर आप दूसरा देखें डबल पाई, इसका भी जो एड्रेस है ये भी 48 बिट्स का ही नज़र आ रहा है आपको. एक्चुअली एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ 64 बिट मशीन एंड इट इज़ अ 64 बिट एड्रेस आउट ऑफ विच ओनली 48 आर बीइंग यूज्ड. ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू वी यूज़ पॉइंटर्स. अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है एज जिसको हमने 20 से इनिशलाइज़ किया हुआ है, और एक वेरिएबल है फ्लोट हाइट जिसको हमने 5.11 से इनिशलाइज़ किया हुआ है. अगर आप इनके लिए पॉइंटर्स बनाना चाहें और इनकी वैल्यूज़ पॉइंटर्स को देना चाहें तो आप कैसे करेंगे? दैट्स वेरी सिंपल. अगर आपने इंटीजर वेरिएबल के लिए पॉइंटर बनाना है तो आप इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाएंगे. जैसे आपने ये बनाया इंट स्टार ptr टू एज. ये जो स्टार है ये आप इंट के साथ स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं, बगैर स्पेस के भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं और दरमियान में भी लिख सकते हैं. सो दैट विल वर्क, दैट विल मीन द सेम. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता. सो इंट स्टार दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग एन इंटीजर पॉइंटर. पॉइंटर का नाम हमने रखा ptr टू एज और पॉइंटर टू एज, और उसको हमने असाइन कर दिया एज का एड्रेस. हम जानते हैं कि एड्रेस अगर हमने जानना हो तो हम एंड लगाते हैं वेरिएबल के साथ, तो हमें उसका एड्रेस मिल जाता है. और पॉइंटर चूँकि एड्रेस स्टोर करते हैं लिहाजा हमने एज का एड्रेस इसको असाइन कर दिया. इसी तरीके से अगर हमने इसके लिए पॉइंटर बनाना है तो हम फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाएंगे क्योंकि डेटा टाइप फ्लोट है. तो स्टार and then the name of the variable and then we assign the address of height variable to this pointer. So this is demonstrated here in this little program. So you see again this 0x will be repeated, so we remove it. So what you have done is आपने एज वेरिएबल बनाया, एक पॉइंटर बनाया और उसको एज का एड्रेस असाइन कर दिया, और फिर जब आप इस पॉइंटर को प्रिंट करेंगे तो दिस विल प्रिंट द एड्रेस, not the value that you can see here, right? And this will again be a 48-bit address, which actually is, as I told you, 64-bit address, right? और ये जो आपको नज़र आ रहा है हैग्स ऑपरेटर, ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि हम वैल्यू को जब हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना चाहें तो हम हैग्स जो है वो सी आउट में इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन एड्रेसेस बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट केसेस में प्रिंट होते हैं हेक्साडेसिमल में ही. तो अगर आप हैग्स इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो इट विल स्टिल प्रिंट दी हेक्साडेसिमल एड्रेस. That is it. ओके जी. सो हमने एड्रेस जो है वो असाइन किया इसका, और एड्रेस जो है वो मशीन टू मशीन चेंज करता है, राइट? लाइक 32 बिट मशीन पे आमतौर पे एड्रेस 32 बिट्स का होगा, लेकिन आजकल ज़्यादातर मशीन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो 64 बिट ही की होती हैं. और जो हमारा करंट आर्किटेक्चर है 64 बिट पे जो पॉपुलरली हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 64 बिट में से 48 बिट्स प्रैक्टिकली यूज़ हो रही होती हैं एड्रेस के लिए. Okay, now like normal variables pointer can be reassigned. जैसे आप यहाँ देखें तो आपने पॉइंटर को my age का एड्रेस दिया, तो आपके पास पॉइंटर है points to int और उसको आपने my age का एड्रेस दे दिया. बाद में आपने एक और वेरिएबल बनाया your age और आपने फिर points to int को your age का एड्रेस दे दिया. सो जैसे आप एक आम वेरिएबल की वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, नई वैल्यू दे सकते हैं उसे, इसी तरीके से आप पॉइंटर को भी नई वैल्यू दे सकते हैं. दैट्स परफेक्टली अलाउड. सो वी run this example where we reassign the value. So you see we created a variable my age, then we created a pointer and assigned the address of my age to that, and now we print the address which will be printed by this pointer. उसके बाद हम क्या करते हैं कि नया वेरिएबल है your age, उसकी वैल्यूज़ उसका एड्रेस इसको असाइन कर देते हैं और फिर इसका एड्रेस दोबारा प्रिंट करते हैं. डू यू थिंक दिस एड्रेस विल रिमेन द सेम और विल देयर बी एनी चेंज? क्यों जी? जब आप ये एड्रेस प्रिंट करेंगे और ये एड्रेस प्रिंट करेंगे, ये दोनों एड्रेस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे?
डिफरेंट होंगे। जी दे शुड बी अपेरेंटली डिफरेंट, बिकॉज दोनों मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, तो दोनों को मेमोरी में मुख्तलिफ जगह एलोकेट की गई होगी। तो जो माई एज है उसका एड्रेस है ये, और जो योर एज है उसका एड्रेस ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट है कंपेयर टू दिस वन, राइट। सो वी हैव सिंपली रीअसाइंड द पॉइंटर। अच्छा, फिर डेटा को जैसे हम अभी तक एक्सेस कर रहे हैं, तो आमतौर पे हम डेटा को एक्सेस करते हैं यूजिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है, उसके साथ एम्परसेंट लगा दें, रेफरेंस ऑपरेटर लगा दें, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दें, तो हमें उसका एड्रेस मिल जाता है। अगर हम पॉइंटर के थ्रू डेटा को एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। पॉइंटर को वैसे अगर हम प्रिंट करें तो हमें एड्रेस मिलता है, लेकिन पॉइंटर के साथ अगर हम डिक्लेयर करते हुए लिखते हैं तो वो तो पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम पॉइंटर के शुरू में स्टार लिखते हैं, स्टैरिक लिखते हैं, तो उससे हमें वैल्यू मिलती है। आप यूँ कह लें कि इसको हम कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर, या सादा टर्म्स में हम इसे वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आपने पॉइंट्स टू इंट को एज का एड्रेस असाइन कर दिया। अब आप पॉइंट्स टू इंट को प्रिंट करते हैं तो एड्रेस प्रिंट होता है, लेकिन अगर आप इसके शुरू में स्टार लगा देते हैं तो ये वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट कर देगा। यानी इस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसके शुरू में स्टार लगा देंगे, दैट विल गिव अस दी वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो एम्परसेंट है वो एड्रेस ऑपरेटर है, और स्टार जो है वो वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर है। आम वेरिएबल के साथ एंड लगाएं तो उसका एड्रेस मिल जाता है, और अगर पॉइंटर के साथ स्टार लगाएं तो हमें उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू मिल जाती है, ना कि एड्रेस। सो this is the assignment, and this is where we print the address of the pointer, address that of the place where the pointer is pointing to, and this is where we are getting the value through the pointer. So we take the demonstration of this as well. So you see the last line gives you कि जब आप स्टार के साथ पॉइंट्स टू इंट को प्रिंट करते हैं तो आपको एड्रेस नहीं बल्कि वैल्यू एट एड्रेस मिलती है। जो जिस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 30 है, बिकॉज एज कंटेन्स 30। सो वी हैव प्रिंटेड द एड्रेस दैट इट इज़ पॉइंटिंग टू एज वेल एज द वैल्यू। ठीक है जी, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन है अभी तक तो पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर है। ओके, तो डी रेफरेंसेस एज आई टोल्ड यू, उसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके अच्छा, फिर जब आप ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए आप वैल्यू गेट कर लेते हैं, तो उसके ज़रिए आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं। सो लाइक इन दिस केस यू सी, हमने एक एज वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने प्रिंट कर दिया एज की वैल्यू को, फिर हमने एक पॉइंटर लिया, उसको एज का एड्रेस असाइन कर दिया, राइट। उसके बाद हमने कहा जी एंटर योर एज। अब एज में ऑलरेडी 30 था, लेकिन अब हम यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि वो अपनी एज एंटर करे। तो सी इन के ज़रिए अब हम जो वैल्यू ले रहे हैं, हम यहाँ एज भी लिख सकते थे। अगर हम सिंपल एज लिखते तो भी एज में इनपुट हो जाती, लेकिन अब हम पॉइंटर के थ्रू वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं सी इन स्टार पॉइंट्स टू एन एज। ठीक है, तो पॉइंटर के ज़रिए भी जो हम इनपुट करेंगे वो भी एज ही के अंदर जाएगा। ठीक है, सो इनपुट स्टोर्ड एट दिस इज़, उसका एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और फिर आप उसकी एज जो प्रिंट करेंगे एज के थ्रू, तो वो अपडेटेड एज ही आपके सामने अपेरेंटली प्रिंट होगी, राइट। So the value is input using the dereferencing, and then we simply display it okay. Now you see that age has 30 in it, and now you are prompted to enter your age. Say I say that I am 39 years old.
So it says that the input is stored at this address, right? Again this 0x is redundant here, and the age is updated. अब देखिए हमने जो इनपुट ली है वो डायरेक्टली एज वेरिएबल के अंदर नहीं ली बल्कि पॉइंटर के थ्रू ली है यूजिंग द डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. So that has made the change in the age variable as such, because यहाँ आके जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम एज ही को प्रिंट कर रहे हैं. Any question, confusion so far? ओके, सो नेक्स्ट वी यूज़ साइज़ ऑफ विद द पॉइंटर. हमने साइज़ ऑफ का इस्तेमाल पहले भी किया हुआ है. साइज़ ऑफ आपको जो भी आप उसको वेरिएबल देते हैं या वैल्यू देते हैं तो उसका जो साइज़ है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स वो आपको रिटर्न करता है. तो यहाँ एक जो छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है हमारी, इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स का साइज़, मिसाल के तौर पे कैरेक्टर का, इंटीजर का और डबल का साइज़ प्रिंट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि कैरेक्टर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर और डबल पॉइंटर जो है इनका भी साइज़ प्रिंट करके देखें. आम तौर पे ज़ाहिर है कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर ज़्यादातर प्रोसेसर्स पे 4 बाइट्स लेता है, डबल मोस्ट ऑफन 8 बाइट्स लेता है. लेकिन जब आप इनके एड्रेस प्रिंट करेंगे तो एड्रेसेस का साइज़ एक ही होगा, बिकॉज मेमोरी के एड्रेसेस जो हैं वो एक कांस्टेंट तरीके से उनका लेआउट बना हुआ होता है. तो अभी जैसे हमने मुख्तलिफ एड्रेसेस देखे हैं जो प्रिंट किए हैं हमने, वो हमें अपेरेंटली 48 बिट्स के नज़र आए. एंड आई टोल्ड यू विच दैट दोज आर एक्चुअली 64 बिट एड्रेसेस. जो हमारे अभी मॉडर्न 64 बिट प्रोसेसर्स हैं वो असल में 64 को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसमें से कुछ बिट्स कांस्टेंट रह जाती हैं. सो वो 48 बिट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट द एड्रेस एक्चुअली इज़ 64 बिट्स. सो अगर हम इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके देखें, इसका रिज़ल्ट मशीन टू मशीन वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मशीन पे सेम ही एड्रेस मिलेगा, सेम ही आपको मिलेगा. So you see that the size of character is 1 byte, size of int is 4 bytes, size of double is 8 bytes, and now we are printing the addresses. Character pointer अगर आप बनाते हैं तो उसका साइज़ 8 बाइट्स होगा, इंटीजर पॉइंटर का भी 8 होगा और डबल का भी 8 होगा. सो एज आई टोल्ड यू कि डेटा टाइप्स के साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन पॉइंटर्स जो होते हैं उनका साइज़ आमतौर पर एक ही होता है. जिस साइज़ का एड्रेस आपका सेटअप सपोर्ट कर रहा होता है उसी साइज़ का पॉइंटर होता है, खा वो कैरेक्टर का हो या डबल का हो. सो ऑल द पॉइंटर्स ऑन दिस मशीन आर 8 बाइट्स लॉन्ग विच इज़ 64 बिट्स, राइट. एंड वी हैव जस्ट सीन दैट जो हमें एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है एड्रेस वो 48 बिट्स का है. बाकी आप समझ लें कि वो ज़ीरो पैडेड है, जो बाकी उसकी बिट्स हैं. So size of different types is different, but size of pointers to all those types is the same. And next is an important thing in C++, which is left to the user to handle, that is dynamic memory allocation. अभी तक जो हम मेमोरी एलोकेशन देख रहे थे वो प्राइमरीली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन थी, यानी आप वो डिक्लेयर कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर, कंपाइल टाइम पे आपके लिए वो चीज़ें तय हो जाती हैं. आप साइज़ जो है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे आप एक 100 इंटीजर्स का एक अरे बनाते हैं, तो मुख्तलिफ रन्स के दौरान आपकी जो रिक्वायरमेंट है साइज़ की वो मुख्तलिफ हो सकती है. मिसाल के तौर पर आप एक वक्त में अपने इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और आपको एक ही इंटीजर इसमें से इस्तेमाल करना है, तो बाकी 99 इसमें से वेस्ट हो रहे होंगे. अगर आप चाहें भी कि आप इन 99 को रिलीज़ कर दें तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आप रिलीज़ नहीं कर पाएंगे. इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे किसी सिचुएशन में 100 के 100 जो इंटीजर्स हैं उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको पता चलता है कि आपको कुछ और भी चाहिए, तो आप रन टाइम पे इसका साइज़ बढ़ा भी नहीं सकेंगे. सो ये आप पहले चूज़ कर लेते हैं साइज़. अब आम तौर पे फिर आपको करना क्या पड़ता है जी, अच्छा एरे का साइज़ इतना बड़ा रख लें कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम ना हो, तो आप कहते हैं चलें जी 1000 रख लें. अगर ज़्यादातर ओकेजन्स पे आप 1000 में से सिर्फ 10 ही इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 990 इंटीजर्स की लोकेशन को ज़ाया कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड.
सो हाउ टू डील विद इट, इसका तरीका यही हो सकता है कि हमारे पास ये लग्जरी हो कि हम डायनामिकली ये चीज़ें कर सकें। यानी हम रन टाइम पे अगर हमें मेमोरी कम चाहिए तो हम कम एलोकेट कर लें, और अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा एलोकेट कर सकें, बजाय इसके कि हम कंपाइल टाइम पे इसको फिक्स करें। ठीक है। सो इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमारे पास C++ में जो बेसिक फैसिलिटी है कि वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है वो अलाउ करती है, और हमारे पास दो प्राइमरी कह लें ऑपरेटर्स हैं जो इसको फैसिलिटेट करते हैं। एक न्यू नए मेमोरी एरिया को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर डिलीट, कि जब आप वो मेमोरी एरिया इस्तेमाल कर चुके हैं, चूँकि आपने डायनामिकली उसको एलोकेट किया है, तो फिर आप मेमोरी एरिया इस्तेमाल करने के बाद उसको डिलीट भी खुद करेंगे। पहले आप जो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं वो आप क्रिएट कर लेते हैं, उनको आपको ख़त्म खुद नहीं करना होता, वो जब आप एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है तो वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, राइट। लेकिन इस केस में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको एलोकेट करते हैं, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ही जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो आप उसको डी एलोकेट भी कर देते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जब तक प्रोग्राम चल रहा है वो मेमोरी एलोकेटेड रहेगी, और आपका प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, बिकॉज यू विल बी एलोकेटिंग मोर एंड मोर मेमोरी एंड यू विल नॉट बी डी एलोकेटिंग दैट। सो हियर यू सी कि अगर मिसाल के तौर पे आप किसी भी टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, आप डेटा टाइप मेंशन करते हैं, नाम मेंशन करते हैं, और फिर न्यू और फिर टाइप दोबारा लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंटीजर के लिए करना है ये, तो आप लिखेंगे इंटीजर स्टार ptr टू इंट, आप एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे और उसको असाइन कर देंगे न्यू इंट। अब ये जो न्यू है ये वो पर्टिकुलर ऑपरेटर है जो ये आपको बता रहा है कि आप ये जो इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं ये डायनामिक एलोकेशन है। प्रोग्राम के कंपाइल टाइम पे ये मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी उस वक्त फ्री पूल के अंदर से 4 बाइट्स मेमोरी लेकर आपके लिए एलोकेट कर दी जाएगी। सो न्यू के ज़रिए आप जितनी भी मेमोरी एलोकेट करेंगे वो डायनामिक मेमोरी होगी, और वो डायनामिक मेमोरी जो आप एलोकेट करेंगे उसको इस्तेमाल के बाद डिलीट करना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तो जहाँ ये एक लग्जरी है कि C++ आपको फाइनर कंट्रोल दे रही है मेमोरी को मैनेज करने के एतबार से, वहीं पे ये एक लाइबिलिटी भी है कि आप एज अ प्रोग्रामर आपकी जॉब ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ दिस सिचुएशन कि आपने कौन सी मेमोरी कब कितनी एलोकेट की थी, कब आपकी ज़रूरत ख़त्म हुई और आपने उसको डिलीट किया या नहीं किया, राइट। अच्छा, ये एक नॉर्मल इंटीजर है। इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे एक पूरा ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप डेटा टाइप लिखेंगे, पॉइंटर का नाम लिखेंगे न्यू, और फिर जैसे आप एरे डिक्लेयर करते थे उस तरीके से आप उसका साइज़ उसमें डिक्लेयर कर देंगे। जैसे इस केस में आप कहते हैं इंटीजर स्टार पॉइंटर टू इंट एंड यू से न्यू इंट 10। इस केस में 10 इंटीजर्स की जगह आपके लिए डायनामिकली एलोकेट कर दी जाएगी। एंड अगेन अगर आपने 10 इंटीजर्स एलोकेट किए हैं तो आपको इनको डिलीट भी खुद करना है। So memory must be released once no more needed, and you can simply call these, आप delete operator को इस्तेमाल कर सकते हैं। You will write delete pointer का नाम, this will delete the memory for you, right? This will be released from your program then. And similarly अगर आपने एक block of memory allocate किया using the brackets, तो आप delete के साथ ये brackets भी include करेंगे। तो इस केस में आप जब इसको execute करेंगे तो ये पूरा block of memory delete हो जाएगा, right? So not deleting memory after use makes the available memory less. आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आप न्यू के ज़रिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, अगर आपके ज़रूरत ख़त्म हो गई और आपने उसको डिलीट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपने खामखा मेमोरी का कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। इससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी, राइट। और वो मेमोरी एरिया जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन आपने डिलीट नहीं किया, हम कहेंगे दैट यू हैव लीक्ड दैट मेमोरी, आपने वो मेमोरी लीक कर दी है, राइट। मोस्ट ऑफन ऐसा होता है कि आप पॉइंटर भी उसका खो देते हैं, सो दैट इज़ अ सीरियस मेमोरी लीक। तो आप वो मेमोरी जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं और अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, यू शुड बी माइंडफुल कि आप उसको इमीडिएटली डिलीट कर दें, अदरवाइज यू विल बी लीकिंग द मेमोरी। वो मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी, अगरचे वो इस्तेमाल नहीं हो रही होगी लेकिन ऑक्यूपाइड रहेगी और आपकी एप्लीकेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी एंड यू विल बी रनिंग आउट ऑफ मेमोरी स्लोली। ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि न्यू के ज़रिए जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू एलोकेट द मेमोरी। समटाइम्स
अगर आप बहुत ज़्यादा मेमोरी मांग रहे हैं और सिस्टम के पास उतनी मेमोरी नहीं है तो आपकी एलोकेशन फेल भी हो सकती है। तो न्यू के ज़रिए जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसमें गारंटी नहीं होती कि जो मेमोरी आप मांग रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। यूजुअली चूँकि हमारी डिमांड्स बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती तो न्यू आम तौर पर सक्सेसफुल ही होता है, आपको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। बट वी विल हैव टू चेक इट आवरसेल्व्स कि मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। वी विल सी दैट शॉर्टली। So here is an example of using new and delete to allocate and deallocate some memory area. So what you do is you create a pointer and then you give it a new end, right? अब याद रखिए यहाँ एक फ़र्क आ गया। एक है सादा पॉइंटर जिसको आप किसी वेरिएबल का एड्रेस दे देते हैं, वो डायनामिक मेमोरी नहीं है। जब आप पॉइंटर को न्यू के ज़रिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, सिर्फ वही डायनामिक मेमोरी और उसी को डिलीट करना होता है। सादा पॉइंटर्स को हमें डिलीट नहीं करना होता, वो नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह होते हैं। तो आपने डायनामिकली एक इंटीजर बनाया, आपने उसमें वैल्यू इनपुट की, जैसे पॉइंटर में इन डायरेक्शन के ज़रिए आप करते हैं, और फिर आपने उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे प्रिंट किया कि किस जगह पे आपको मेमोरी एरिया मिला है, और आप इस्तेमाल के बाद आपने फिर डिलीट के ज़रिए इस पॉइंटर को डिलीट भी कर दिया। सो वी एग्जीक्यूट एंड सी। So we enter the age, say it is 20. So it says that it is basically placed at this address, right? And it has exited that. ठीक है, अब आप अगर मिसाल के तौर पे ये डिलीट यहाँ पे कॉल नहीं करते तो क्या होगा? आप प्रोग्राम चलाते हैं, you're asked to input the age and you're told that age is stored at this address and then it simply exists. So जब आप अब डायनामिक जो आपने मेमोरी एलोकेट की है उसको डिलीट नहीं करेंगे तो प्रोग्राम आपको कोई चीज़ इंडिकेट नहीं करेगा। दैट्स वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो मेमोरी एलोकेट करें उसको डिलीट भी खुद करें। अच्छा, एक और अहम बात यह कि यहाँ चूँकि ये प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है और इसमें आप आखिर में डिलीट कर रहे हैं, तो आमतौर पर जब आपका प्रोग्राम एग्जिट करता है तो जो मेमोरी आपने एलोकेट की होती है वो रिलीज़ हो जाती है। जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है उसका असल इशू ये है कि जैसे ही मेमोरी की ज़रूरत ख़त्म हो आप फ़ौरन उसको रिलीज़ कर दें, ताकि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो आपको किसी स्टार्वेशन की तरफ ना लेके जाए। उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान आपके एप्लीकेशन स्लो ना हो, आपके पास मेमोरी की अवेलेबिलिटी रहे, राइट? अगर आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है तो उस केस में जो भी मेमोरी होती है, खा वो डायनामिक हो या स्टैटिक हो, वो सारी की सारी रिलीज़ कर दी जाती है। Any question so far? नो सर। सबको बहुत अच्छी समझ आ रही है? सर कोई नहीं बोल रहा, यकीनन समझ आ रही होगी। वैसे चलें हम आज ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि जितने लोग भी इस वक्त बैठे हुए हैं वो यहाँ टाइप करके बताएं आई एम हेयर, ये लिख दीजिए, पता चल जाएगा कितने लोग सुन रहे हैं 16 में से। 16 में। ओके, टाइप करके बता दें। हसनैन हैं, शहरोज़ भी हैं, हमज़ा भी हैं, अब्दुल्ला हैं, कौसर हैं, सना हैं, अली हैं, आठ 9 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए जी। तो 15 में से 11 हो गए। चलें बाकियों को भी जगाएं, मैसेज करके बता दें कि यार सर पूछ रहे हैं, बता दो कि तुम भी हो कि नहीं हो। ओके, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का।
चलिए जी आगे चलते हैं। सो डायनामिक मेमोरी एलोकेट की, इनपुट किया उसके अंदर यूजिंग डी रेफरेंसिंग, और फिर उसको डिलीट कर दिया इन दी एंड। ठीक है। सो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने सिर्फ उन पॉइंटर्स को डिलीट करना है जो न्यू के ज़रिए एलोकेट हुए हैं, नॉर्मल पॉइंटर्स को डिलीट नहीं करना होता। अच्छा, यहाँ इस एग्जांपल में हम एक चंक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है। हम यूज़र से कहते हैं कि वो अपनी चॉइस एंटर करे कि उसको कितने इंटीजर्स के लिए जगह चाहिए। सो एक एरे टाइप चीज़ बन जाएगी इस सिचुएशन में। सो यूज़र अपनी चॉइस एंटर करेगा और उसके मुताबिक आप रन टाइम पे वो मेमोरी उसके लिए एलोकेट कर देंगे। सो हाउ मैनी इंटीजर्स शैल आई रिज़र्व मेमोरी फॉर। अच्छा जी, हम उसे कहते हैं जी हमें कोई 20 इंटीजर चाहिए। ठीक है। अब ये देखें जो नम एंट्रीज़ में हम एंटर करेंगे वो यहाँ इंट में नम एंट्रीज़ को वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो मेरे लिए 20 इंटीजर्स वो एलोकेट कर देगा। वो कहता है जी ठीक है, आपके लिए मेमोरी एलोकेट कर दी गई है इस एड्रेस के ऊपर, और साथ ही मेमोरी डिलीट भी कर दी गई है। राइट। अच्छा, अब इस केस में अगर आप देखें तो आपको एड्रेस कितना नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। राइट। ये सिर्फ 28 बाइट्स नज़र आ रही हैं आपको। इट कुड वेरी मच भी कि आप जो जिस जिस मशीन के ऊपर हम इसको होस्ट कर रहे हैं कि क्या सेटअप उसके ऊपर चल रहा है। सो किस किस्म की मशीन के ऊपर अब वो हमें मेमोरी एलोकेट करवा रहा है। सो रन टू रन एंड मशीन टू मशीन, एज आई टोल्ड यू, इट वेरीज। सो आपने मेमोरी एलोकेट किया और इन दी एंड ज़ाहिर है आपने भी कुछ नहीं करना उसके साथ, तो आपने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट करते हुए ये याद रखिए कि जब आप एक चंक ऑफ मेमोरी एलोकेट करते हैं तो डिलीट के साथ आपको ये खाली ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। So you input the size and you allocate the memory according to the size that you input. So this is dynamic memory allocation on the runtime, and then you release the memory once you are finished using your program. और हर रन में आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या साइज़ चाहिए। राइट। एरे के केस में ज़ाहिर है आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको प्रोग्राम के अंदर उसका साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ता है, जबकि इस केस में आप साइज़ यूज़र से ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इनपुट ले सकते हैं। Okay, now a little question for you. You will guess it yourself. What happens if a pointer is incremented using plus plus or plus one, whatever? अगर आप एक पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं तो आपके ख्याल में क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। प्यारे बच्चों, सर सेकंड में डेटा टाइप में इंक्रीमेंट बाय साइज ऑफ द डेटा टाइप। ओके साइज बढ़ेगा इंक्रीमेंट में। जी, ओके हमारे पास अभी तक जो एक पहुंचा है वो जवाब ये है कि जी ये सेकंड ऑप्शन होगी, एड्रेस इंक्रीमेंट्स बाय साइज ऑफ द डेटा टाइप इट पॉइंट्स टू। एनीवन एल्स with the same or different opinion? सर थर्ड होगा। थर्ड, ओके जी। तो हमारे पास एक दूसरा जवाब आया है कि थर्ड ऑप्शन होगी, एड्रेस इंक्रीमेंट्स बाय सपोर्टेड एड्रेस साइज ऑन मशीन। अगर मशीन पे एड्रेस 32 बिट्स का है तो 32 का इजाफा हो जाएगा, और अगर 64 का है तो 64 बिट्स का इजाफा हो जाएगा। ये 4 बाइट्स 8 बाइट्स का। एनीवन एल्स?
थर्ड ठीक है। ओके, एक्चुअली सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें एड्रेस को डील करके इसमें क्या करना है, हम आम तौर पे चाहेंगे भी यही कि एड्रेस जो है अगर हम उसमें इंक्रीमेंट करें तो उतना इजाफा हो जितना कि उस डेटा टाइप का साइज़ है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। इसकी वजह क्या है? There is no point in referring to a middle or end of a value. Suppose a 4-byte integer is addressed at 2340 address. Increment should take address to 2344 where next integer is stored. ठीक है ना? मिसाल के तौर पे अगर इसमें 1 बाइट का इजाफा होता है तो 2341 हो जाएगा, जबकि इंटीजर तो 4 बाइट्स का है, तो आप इंटीजर की पहली बाइट छोड़ के दूसरी बाइट को पॉइंट कर रहे होंगे। 2 का इजाफा होगा तो आप उसकी तीसरी बाइट पे चले जाएंगे, 3 का इजाफा होगा तो आप उसकी चौथी बाइट पे चले जाएंगे। तो आपने इंटीजर का पार्ट लेकर क्या करना है, आप अगर पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और वो इंटीजर पॉइंटर है तो आप चाहेंगे कि अच्छा 4 बाइट्स का इंटीजर है तो आप 1 का इजाफा करें तो इसमें 4 बाइट्स इसको आगे चले जाना चाहिए। अगर ये कैरेक्टर पॉइंटर है तो इसको 1 बाइट आगे चला जाना चाहिए ताकि आप अगला कैरेक्टर रीड करें। इंटीजर है तो 4 बाइट्स ताकि आप अगला इंटीजर रीड करें। अगर डबल है तो 8 बाइट्स ताकि आप अगला डबल रीड करें। गॉट द पॉइंट? यस सर। और यही केस डिक्रीमेंट के साथ भी होगा। जैसे आप इंक्रीमेंट करके उसकी डेटा टाइप के साइज़ के मुताबिक आगे जाते हैं, वैसे डिक्रीमेंट करके डेटा टाइप की साइज़ के मुताबिक वापस भी आ सकते हैं। सो इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो सबसे पहले आप इनपुट करते हैं कि आपने किस साइज़ का एरे बनाना है, डायनामिक। ठीक है, आप नम एंट्रीज़ के ज़रिए वो बनाते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप जो है वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो जैसे आप एरे में वैल्यूज़ इनपुट करते थे, आप इंट काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर लेस देन नम एंट्रीज एंड काउंटर प्लस प्लस या प्लस प्लस काउंटर, एंटर द नंबर, और काउंटर में आप साथ साथ वो इंडेक्स प्रिंट करते जाएंगे 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब सी इन आप कहाँ पे कर रहे हैं? सी इन आप कर रहे हैं जो पॉइंटर है पॉइंट्स टू इंट, स्टार आप साथ लगाते हैं जिससे पता चलता है कि आपने इसकी वैल्यू के अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, सो स्टार आपको वैल्यू पे लेके जाता है। साथ आपने लिखा हुआ है प्लस काउंटर। अब फर्स्ट टाइम काउंटर 0 होगा तो आप इस एड्रेस पे एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट टाइम काउंटर में 1 का इजाफा होगा, काउंटर 1 हो जाएगा, तो आप एड्रेस में 1 का इजाफा करेंगे, यानी दूसरे इंटीजर पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप जो है वो इनपुट कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। राइट, ज़रा होल्ड कीजिएगा यार, I'm coming।
जो टॉपिक पढ़ते हैं ना उन्हें रिपीट करके आया करें, सर पूछते रहते हैं कोई बोलता ही नहीं है। देख के आया करें यार, जो टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सर बताते हैं। जी जी, जरूर भाई। ओके दोस्त। सर कहाँ पे हैं? सर कहाँ गए हुए हैं? वेट करें, आ रहे हैं सर। अच्छा, जो पढ़ा है वो किसी को याद है? आज वाला मुझे लगता है सर क्विज लेके आ रहे हैं। नहीं।
जबरदस्त सारे क्विज आ रहा है। आज डीएलडी का लेक्चर है कि नहीं? आज नहीं है, ओके जी, ट्यूसडे और थर्सडे को होता है। सो वी कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। सो इस लूप के अंदर आप जब इनपुट करते हैं तो आप लिख रहे हैं पॉइंट्स टू इंट प्लस काउंटर। इसका इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट टाइम काउंटर 0 है तो ये +0 यानी सिर्फ यही पॉइंटर है, इसकी फर्स्ट लोकेशन पे एंट्री हो जाएगी। अगली बार काउंटर में 1 का इजाफा हो चुका होगा तो ये पॉइंटर +1 हो जाएगा, तो ये दूसरे इंटीजर को पॉइंट कर रहा होगा, उसमें इनपुट हो जाएगी। फिर तीसरे में, चौथे में, तो जब तक आपके पास नंबर एंट्रीज में गुंजाइश है, आपका पॉइंटर जो है उसके अंदर ये इस तरीके से जो है वो आप लोकेशंस पे एंट्रीज करते जाएंगे इंटीजर्स की। अच्छा, उसके बाद आप इन्हीं को डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले करने के लिए आपने दोबारा वही लूप लगाई है। अच्छा, इस केस में आप क्या कर रहे हैं? आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं यूजिंग पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। आप क्या करते हैं कि पॉइंट्स टू इंट्स पे स्टार लगा के उसकी वैल्यू गेट करते हैं। तो पहली बार ज़ाहिर है जब आप गेट करेंगे तो पहली लोकेशन से वैल्यू गेट कर लेगा। लोकेशन से वैल्यू गेट करने के बाद उसमें इजाफा कर देगा, +1 कर देगा। तो अगली बार जब आप आएंगे तो दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन एंड सो फॉर। ये भी काउंटर के मुताबिक लूप चलेगी। तो जैसे आपने यहाँ पे इनपुट की थी वैसे आप यहाँ पे उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर लेंगे। और उसके बाद अब आप चूँकि ये काम कर चुके हैं तो अब आपने इस पॉइंटर को डिलीट करना है। पॉइंटर को डिलीट करने के लिए ज़रूरी है कि वो उस लोकेशन पे हो, उस पहली लोकेशन पे हो जहाँ से उस मेमोरी चंक की एलोकेशन स्टार्ट हुई थी। अब ये पॉइंटर में चूँकि इंक्रीमेंट हो चुका है तो आप इसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ का डिक्रीमेंट करेंगे, उससे ये पॉइंटर वापस उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे एलोकेशन एक्चुअली हुई थी। आप मिडवे से पॉइंटर को डिलीट नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू दी starting location where the memory allocation started, right? And after that you will be able to delete this memory. So we take a trace of this as well. So सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप कितने इंटीजर्स एंटर करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं जी हम 10 इंटीजर्स को एंटर करना चाहते हैं। तो अब हमसे 10 इंटीजर्स लिए जाएंगे। हम कहते हैं जी ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हम एंटर कर देते हैं। और फिर वही हमने यहाँ डिस्प्ले कर लिए। डिस्प्ले ये लूप है जिसमें हम एंटर कर रहे थे और ये लूप है। यहाँ अगर आप देखें तो पॉइंटर में इजाफा नहीं हो रहा, पॉइंटर प्लस ये कर रहे हैं तो ये पॉइंटर की वैल्यू को तब्दील नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पॉइंटर की वैल्यू तब्दील हो रही है जो कि उसमें पॉइंटर के अंदर ही इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। सो 1 2 3 सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये डिक्रीमेंट किया, ठीक है, और आपने फिर इस पॉइंटर को डिलीट कर दिया। अगर आप ये डिक्रीमेंट मिसाल के तौर पर नहीं करते तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। हम कहते हैं जी हमने 2 ही करने हैं एंटर, तो हम 1 2 एंटर कर देते हैं, ठीक है। नाउ यू सी दैट ये जो बैक एंड पे जब आप ये डिलीट करेंगे तो ये इस फ्री को कॉल करता है, प्रोसीजर को, सिस्टम कॉल को, जो बेसिकली उसको डिलीट मेमोरी को रिलीज़ करती है। अब यहाँ पे आपको आया इनवैलिड पॉइंटर का मैसेज, एक अनॉमली आ गई, यहाँ पे बग आ गया आपके सामने। तो चूंकि पॉइंटर आगे मूव कर चुका हुआ है सो वो कहेगा कि इस लोकेशन से मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई वी ब्रिंग इट बैक टू द एक्चुअल लोकेशन वेयर द मेमोरी एलोकेशन स्टार्टेड। Let me just try one thing. तो इसी इस केस में हमने क्या किया कि इसमें पॉइंटर में इंक्रीमेंट करने की बजाय जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे प्लस काउंटर, वैसे ही प्लस काउंटर कर दिया। अब पॉइंटर की वैल्यू तब्दील नहीं हो रही, और पॉइंटर की वैल्यू अगर तब्दील नहीं हो रही तो मैं पॉइंटर को वापस भी नहीं लाना पड़ेगा, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहेगा। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। नो सर जी, नो सर। सारा समझ आ गया?
सर कुछ समझ आ गया, कुछ दोबारा जब वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा सर। ओके, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, पॉइंटर्स को भी कांस्टेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को करते हैं। उसमें हमारे पास 3 वेरिएशंस होती हैं। एक तो वेरिएशन ये है जो आपको ये नज़र आ रही है कि आप पॉइंटर लिखें और पॉइंटर के नाम से पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख दें, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप पॉइंटर को कांस्टेंट बना रहे हैं, लेकिन जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है उसको कांस्टेंट नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पॉइंटर की वैल्यू, पॉइंटर को तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसको तब्दील किया जा सकता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डेटा टाइप से पहले कांस्ट लिखते हैं। यहाँ आपने डेटा टाइप से बाद पॉइंटर से पहले लिखा था, यहाँ आप डेटा टाइप से पहले कांस्टेंट लिखते हैं। इस केस में आप पॉइंटर को कांस्टेंट नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो डेटा जिसको वो पॉइंट करेगा उसको कांस्टेंट बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पॉइंटर तब्दील किया जा सकता है, लेकिन जिस वैल्यू को वो पॉइंट किया कर रहा है उस वैल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप दोनों को कांस्टेंट बना दें, पहले भी कांस्ट लिखते हैं बाद में भी लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो पॉइंटर को तब्दील किया जा सकता है और ना ही उस वैल्यू को, जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है। ओके, फिर जब हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, तो हमने उसमें देखा था कि हम पैरामीटर पास करते हैं। तो मैंने कहा था कि आम जो हमारा मेथड होता है पैरामीटर्स पास करने का, वो पास बाय वैल्यू होता है। फिर हमने थोड़ा सा पास बाय रेफरेंस का केस भी देखा था कि आप रेफरेंस पास करके कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि हम पास बाय पॉइंटर भी कर सकते हैं, पॉइंटर्स को भी पास कर सकते हैं फंक्शंस को। लाइक इस केस में अगर आप देखें तो आप ये कैलकुलेट एरिया जो है इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये 3 इनपुट्स ले रहा है, पाई, रेडियस और एरिया। और अगर आप देखें तो ये फंक्शन यहाँ जो हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, तो इस फंक्शन के अंदर ये तीनों पॉइंटर्स हैं, राइट। कांस्टेंट, डबल कांस्टेंट पॉइंटर ऑफ पाई। अब ये यानी पॉइंटर भी कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, पाई को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये भी रेडियस भी, आप पॉइंटर भी कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आपने एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, तो एरिया का पॉइंटर कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू तब्दील की जा सकती है, जो कि एरिया के ज़रिए हमने वैल्यू को रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो ये तीनों चूँकि पॉइंटर हैं, तो आप यहाँ तीनों वेरिएबल्स के साथ आपने एंड लगाया है। चूँकि जब आप यहाँ पॉइंटर्स लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ एड्रेस चाहिए, तो आप एंड के ज़रिए इनका एड्रेस पास कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 3 आर्ग्यूमेंट आए और ज़ाहिर है तीनों पॉइंटर्स में आए, ठीक है। फिर ये तीनों पॉइंटर्स आप यहाँ पहले चेक कर रहे हैं कि क्या ये पॉइंटर्स वैलिड पॉइंटर्स हैं। लाइक अगर वैलिड पॉइंटर नहीं होगा तो मुमकिन है किसी के अंदर नल हो, राइट। आप जैसे हमने पहले भी इनिशियलाइजेशन के बारे में बात की थी कि अगर कोई पॉइंटर अभी इनिशियलाइज किया है और उसको कोई प्रॉपर वैल्यू देने को नहीं है, तो आप उसे नल से इनिशियलाइज कर सकते हैं। या ये कि अगर आपने कोई डायनामिक मेमोरी बनाई थी और आपने बाद में उसको डिलीट कर दिया, तो भी आप उसको नल असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आप चेक कर रहे हैं कि तीनों पॉइंटर्स जो हैं ये वैलिड एड्रेसेस इनके अंदर आए हैं या नहीं है। अगर तीनों में पॉइंटर्स में वैलिड एड्रेस आए हैं, तो फिर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई की वैल्यू से। अब पाई चूँकि पॉइंटर है तो स्टार लिखेंगे तो वैल्यू आएगी। फिर रेडियस भी चूँकि पॉइंटर है तो स्टार लिखेंगे तो वैल्यू आएगी, और अगेन रेडियस, राइट। तो दरमियान में ये जो 2 स्टार्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन के स्टार्स हैं। सो पाई आर आर, इससे आपको एरिया मिलेगा। और एरिया भी चूँकि पॉइंटर है तो स्टार लिखेंगे तो उसको वैल्यू असाइन होगी, राइट। और उसके बाद अब ये चूँकि इसी एरिया का एड्रेस पास किया था, तो इसका मतलब है कि तब्दीली भी इसी एरिया में होगी। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो अगर से आपका ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया हियर, आपको एरिया की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ एरिया की वैल्यू तब्दील की जा सकती है, क्योंकि पाई और रेडियस दोनों को आपने वैल्यू और पॉइंटर दोनों लेवल्स पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, जबकि एरिया को आपने पॉइंटर लेवल पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया है लेकिन वैल्यू लेवल पे नहीं किया। इसका मतलब है कि एरिया की वैल्यू को तब्दील किया जा सकता है। सो वी टेक अ ट्रेस ऑफ दिस एज वेल। Radius of the circle is suppose 3, so we get the area as 28.2744. कोई कंफ्यूजन है इसको लेकर तो बताइए।
अगर मैं इसको भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर दूं तो क्या होगा? ये देखिए उसने ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर दिया कि आप इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जबकि आपने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, आप इसे वैल्यू असाइन नहीं कर सकेंगे। पैरामीटर पासिंग में अगर आप ये कर दें तो यू कैन सी कि ये कैलकुलेट एरिया इसने हाईलाइट कर दिया, बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे एड्रेस आएगा जबकि आप यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। सो यू विल गेट दीज एरर्स एज वेल ऑब्वियसली। कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सब ठीक हैं, खुश हैं? अच्छा, वैसे आमतौर पे स्टूडेंट्स पॉइंटर्स के बारे में जानकर ज़्यादा खुश होते नहीं हैं, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप लोग खुश हैं। हम थोड़ा सा क्विज कर लें अब। यस सर, कर लो। अच्छा, ये आपका नाम क्या है यार, ये जो हमें ज़्यादा यस सर बताते हैं? क्यों भाई? ये भी हमें आखिरी जवाब किसने दिया था? अब्दुल हकीम जी ने? सर, जी सर। अच्छा, अब्दुल हकीम। तो अब्दुल हकीम बताएं, क्लास में सबसे ज़हीन बच्चा कौन सा है? सर आदिल है मेरे ख्याल में। आदिल? जी सर। नहीं, जो दस्तयाब हैं उनमें से बताएं। आदिल तो है ही नहीं। हम्म? सर अब्दुल हकीम ही है। नो नहीं, सर मैं नहीं हूँ। अब्दुल हकीम तो सी आर है यार। अब्दुल हकीम सी आर को तो नहीं पूछते ना, फिर बुरी बात होती है, सी आर माइंड कर जाता है। चले हम मलिक साहब से पूछ लेते हैं। मलिक साहब आप बताइए, हम बड़ा सादा सा सवाल पूछना है यार, मैंने कौन सा कोई मुश्किल सवाल पूछना है। मलिक साहब आप ये बताइए कि पॉइंटर जो है किस सूरत में डिलीट करना ज़रूरी होता है और किस सूरत में डिलीट नहीं करना होता? मलिक साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जी तो बताइए। मलिक साहब कहते हैं मैं तो नहीं बताऊंगा। पता नहीं है सर जी। अच्छा चलिए, ठीक हो गया। अच्छा जीशान बेटा आप बताइए कि पॉइंटर किस सूरत में डिलीट करना होता है और किस सूरत में नहीं करना होता? जीशान आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जीशान भी कह रहे हैं कि भाई मेरे से तो बात ना करें आप, मैं तो नाराज़ हूँ। सायरा बेटा आप बताइए, पॉइंटर किस सूरत में डिलीट करना होता है और किस सूरत में नहीं करना होता? सायरा भी नाराज हैं हमसे। किससे पूछें यार, कोई भी नहीं बता रहा। या आप मुअद्दब बहुत हैं कि टीचर को जवाब नहीं देना होता है? कौसर आप बताइए। पॉइंटर किस सूरत में डिलीट करना होता है और किस सूरत में नहीं करना होता? कौसर आपको आवाज़ आ रही है हमारी? नहीं, कौसर के भी आज कान
सना बेटा आप बताएं पॉइंटर किस सूरत में डिलीट करना होता है, किस सूरत में नहीं करना होता? हैरत है यार, किसी को भी आवाज़ नहीं जा रही मेरी आज। सॉरी सर। मुझे लगता है आवाज़ जा रही है लेकिन आवाज़ आ नहीं रही मुझे। सवेरा बेटा आप बता सकती हैं किस सूरत में हमें पॉइंटर डिलीट करना होता है, किस सूरत में नहीं करना होता? ये कहती हूँ कि सवेरे सवेरे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। शहरोज़ बेटा आप बता दें। नो आइडिया सर। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। सर ऑनलाइन है ना इसलिए। हैं? अच्छा जी, अब आप में से कोई इस बात का जवाब दे सकता है तो चलें दे दें कि पॉइंटर किस सूरत में डिलीट करना होता है और किस सूरत में नहीं करना होता। हकीम शोना आई थिंक जब नया Yes, आई sir. थिंक जब नया ऑपरेटर यूज होता है तब भी इसको पॉइंटर को डिलीट करते हैं। ओके ठीक है जी। हकीम खूबसूरत तुम बता दो यार अब। सर जब ये जो डायनामिक मेमोरी लोकेशन है इसे वेरिएबल पुट करते हैं तो तब ये यूज डिलीट करते हैं। इसे मींस के जब आउटपुट में इसे वो वैल्यू असाइन करने के बाद इसे डिलीट कर देते हैं, इससे वो इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता। आपकी क्लास मेरे ख्याल 50 के करीब है स्ट्रेंथ आपकी। यस सर। जी सर ठीक। ओके सो 50 में से 14 आए हुए हैं और 14 में से 12 सोए हुए हैं। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? अब्दुल हकीम क्या हालात जा रहे हैं? सर जी बात ये है कि आप क्विज ले लिया करें। हाँ मीन्स हाँ जो भी पढ़ाते ना आखिर में उसका क्विज ले लिया करें, इससे ना वो स्टूडेंट सारे प्रिपेयर होके आएंगे। बेटा क्विज अब देखो ना, अब ये माशाल्लाह 12 बच्चों ने हमें जवाब दे दिया साफ, तो मतलब मैं क्या कर पाऊँगा उसका क्विज लेके भी। तो थोड़ी पहले सख्ती ही करनी पड़ेगी। सख्ती अब क्या करें, मतलब शतूत ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ मैं बना के नाल रख लेना ਤੇ अपना लैपटॉप ही तोड़ लेना। अब माशाल्लाह आप लोग बड़े हैं यार, अब फिज़िकल क्लासेस भी नहीं हैं तो मतलब मैं कोशिश तो करता हूँ आपको कंटेंट अवेलेबिलिटी तो एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ छोड़ रहे आपकी वीडियोस रिकॉर्ड कर देता हूँ, उसे डाल देता हूँ। चलो अब यहाँ नहीं देख सके तो शायद वैसे देख लेंगे, कोई समझ नहीं आई तो चलें देख लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी आपके किसी काम नहीं आती वीडियोस। करने वाले कर लेते हैं, कर भी रहे हैं। हाँ वो तो इक्का दुक्का लोग होते हैं, ज़ाहिर है, जो कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहे होते हैं। चलिए खैर, ये एक ज़रा भारी टॉपिक था और इसको आपने अच्छे अंदाज में तो कोई नहीं गुजारा। चलें खैर, आज हमने जो किया है इसका हम कल क्विज ले लेंगे, ठीक है? ओके सर जी। कल तो नहीं है, नहीं नेक्स्ट वीक, तो ज़रा तैयार होके आइएगा। यस तो Yes, sir. वैसे तो मेरा ख्याल था कि हम इसको आज ख़त्म कर देंगे, लेकिन चलें इसको नेक्स्ट टाइम ख़त्म करेंगे अब थोड़ा जो रहता है। और कोई खिदमत मेरे लायक है तो बताइए। सर यूनिट के बोर्ड के खुल लिया कोई परमिशन? बेटा ये इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों को मिलेगी, उसके बाद हमें। सही। राइट सर।
एग्ज़ाम कैसा होना है ये भी इतला शायद आप तक पहले पहुंच जाए, हम तक बाद में पहुंचे। सो अगर मुझे कोई ऐसी इतला मिल गई तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह